जय हिंद साथियों। साथियों विराट ज्ञान में आपका अपना स्वागत है। साथियों आइए, आज मैं टेस्ट सीरीज पहला टेस्ट सीरीज लेकर के आया हूं और ये बहुत ही लाजवाब है, क्योंकि अब हम लोगों को टेस्ट सीरीज पे ही चलना है। टेस्ट कैसा होगा? TRE 1 और TRE 2 जो बीपीएससी का जो पैटर्न था वही बीपीएससी का पैटर्न यहाँ भी रहने वाला है। इसलिए हम लोगों को इंग्लिश भी 5 या 10 नंबर की पूछी जाएगी, इसलिए इंग्लिश को भी समावेश करते हुए इंग्लिश, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, मैथ सबको इंक्लूड करते हुए चलना है। तो चलिए पहला सवाल उठाते हैं साथियों। यहाँ पहला सवाल कह रहा है टुडे इज फ्राइडे, टुमारो विल बी। आज अगर फ्राइडे है तो टुमारो मतलब आने वाला कल, इसका मतलब क्या हो जाएगा? सैटरडे। क्या होगा? सैटरडे, अर्थात संडे नहीं, मंडे नहीं, सैटरडे हो जाएगा। आपको ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। इंग्लिश बहुत आसान रहेगा साथियों। इंग्लिश में पूछा जाएगा कि मामा के दादा को क्या कहते हैं, मम्मी के भाई को क्या कहते हैं, है ना। इसी तरह इंग्लिश में सिर्फ आपको इंग्लिश सिर्फ समझना है, इंग्लिश टफ नहीं रहेगा। चलिए दूसरे नंबर सवाल को देखिए। यहाँ पे देखिए बिल्कुल आसान आपको कह रहा है ब्रदर्स वाइफ इज। ब्रदर्स वाइफ इज माने भाई की पत्नी। भाई की पत्नी को क्या कहते हैं? तो भाई की पत्नी अगर बड़ा भाई है तो क्या होगा? भाभी होगा। अर्थात या छोटा भाई है तो वो भी भभू होगा, मतलब भाभी तो नहीं होगी। तो इस स्थिति में ब्रदर्स वाइफ इज अर्थात भाई की पत्नी को क्या कहते हैं? सिस्टर कहेंगे? नहीं। आंटी कहेंगे? नहीं। अर्थात सिस्टर इन लॉ। भाभी हो, साली हो, चाहे जो भी हो, उसे सिस्टर इन लॉ कहते हैं। चलिए इसलिए ऑप्शन बी को आप लॉक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं साथियों। तीसरा नंबर सवाल है साथियों। कहा जा रहा है मदर्स ब्रदर इज। माँ का भाई, है ना, माँ का भाई। मदर्स ब्रदर वही होगा, माँ का भाई। तो क्या होगा? ब्रदर होगा? नहीं। माँ का भाई को क्या कहते हैं? मामा कहते हैं, मामा। अंकल होगा? नहीं। इसका मतलब मेटरनल अंकल। हाँ, मेटरनल अंकल माने माँ से संबंधित संबंध और दिखाना है तो मेटरनल कहना होगा, और पापा से दिखाना है तो पैटर्नल कहना होगा। इसलिए मेटरनल अंकल मतलब मामा, मेटरनल अंकल मतलब मामा। चलिए चौथे सवाल की ओर चलते हैं साथियों। कहा जा रहा है इसमें आई हैव मैंगो। मैंगो ई नहीं होगा, आई हैव मैंगो। अर्थात तो क्या होगा? यहाँ पे जो कि सिंगुलर है, ये तो मैंगो लिखा रहता है, सिंगुलर है। इसका मतलब ए मैंगो होगा कि एन होगा? एन तब में प्रयोग करते हैं, AEIOU। चूंकि आप जानते हैं अल्फाबेट कितने हैं? 26 में 5 जो है सो वोवेल कहलाता है, वोवेल। और उसको रेस्ट कहते हैं कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट कहलाता है। तो कॉन्सोनेंट उच्चारण पर भी होता है, लेकिन सिंपल यहाँ जान लीजिए कि AEIOU है तभी हम वोवेल देंगे, अगर नहीं है तो नहीं देंगे। लेकिन कभी कभी उच्चारण पर भी निर्भर करता है, जो कि डीपली पढ़ाई की जरूरत है। लेकिन चलिए इतना कम से कम जान लीजिए, तो वो सब चर्चा जब आएगी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है? एम है। एम से क्या होता है? मो। उच्चारण भी कीजिएगा तो मैंगो होगा, मो होगा। यहाँ पे यो या ई नहीं हो रहा है, इसका मतलब यहाँ क्या होगा? ए होगा, ए होगा, एन नहीं होगा। अर्थात आई हैव ए मैंगो। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, ए को लगा दीजिए। चलिए आगे साथियों यहाँ दिया है ब्रदर्स सन इज। भाई का बेटा, है ना। भाई का बेटा क्या कहते हैं? भतीजा। भतीजा कहते हैं। भतीजा का अंग्रेजी क्या होता है? ब्रदर नहीं। कजिन में चचेरा भाई, नेफ्यू होता है, नेफ्यू। इसका मतलब ऑप्शन बी को लॉक कर दीजिए। चलिए अब चलते हैं साथियों। छठा नंबर सवाल है। कह रहा है संधि के कितने भेद हैं? संधि कितने भेद हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, तीनों है। ये तीनों, अर्थात ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ये सभी हो जाएगा, जानते भी हैं, इसको देख लीजिए। अब यहाँ कह रहा है साथियों यहाँ कह रहा है रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या होगा? रत्नाकर संधि विच्छेद, देखिए इसको जो है सो रत्न जोड़ आकार तो नहीं होगा, रत्न जोड़ आकार तो बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या होगा? देखिए यहाँ पे हो जाएगा, थोड़ा सा इसको बढ़िया सजा लेते हैं। देखिए हो जाएगा रत्न पहले इसको कर लीजिए। रत्न में हलंत लगाइए। हलंत लगाने पर क्या अलग होता है? और चूंकि किसी भी कॉन्सोनेंट में जब तक वोवेल नहीं है तो वो बनता नहीं है। जैसे री, तो क्या होगा? रॉ में हलंत प्लस ई, है ना, तभी ये री बना। इसका मतलब रत्न में हलंत लगा दिए तो मतलब नो आधा हो गया, ये फुल, ये और रहेगा तभी फुल होगा। तो ये ओ प्लस आकर, है ना। तो यो और आ मिल करके क्या बनाता है? और आ मिल करके आ बनता है, और आ मतलब होता है आकार। इसलिए क्या हो जाएगा? रत्न
में आकार लग जाएगा, कौर, रत्नाकर, रत्नाकर, इसका मतलब रत्न जोड़ आकर होगा, रत्न जोड़ आकर। देखिए ये नहीं होगा, रत्न में क्या है आकार, तो ये नहीं होगा, रत्ना जोड़ आकार ये भी नहीं होगा, रत्न जोड़ आकर, इसका मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए देखिए साथियों, अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? अर्थ की दृष्टि से, अर्थ जब लगेगा तभी ना, तो अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने में? सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द, तत्सम नहीं होगा, तत्सम नहीं होगा, अर्थात मात्र ए बी, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अर्थ और निरर्थक जरा सा, सार्थक और निरर्थक जरा सा देख लीजिए, ठीक है, जैसा देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लेते हैं जल और जल, ठीक है, और रत और रत, रात लेंगे तब ना, या तर और तर लेंगे। अगर कुछ ऐसे शब्द लें जिसका कोई अर्थ ही न निकल रहा हो तो उसे कहते हैं निरर्थक शब्द, और जिसका अर्थ निकल रहा हो, जैसे घर, अब यहाँ लिख देंगे रग, तो रग से रघु होगा तब भले को अर्थ निकलेगा, लेकिन रग से कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अर्थ जब निकलेगा तो उसे कहेंगे अर्थफुल, सार्थक शब्द, और जिसमें कोई अर्थ नहीं निकलेगा उसे कहेंगे निरर्थक शब्द। अर्थात दो प्रकार का होगा, तत्सम तो आगे चलेंगे उसको भी देखेंगे। तो सार्थक और निरर्थक दो प्रकार का होता है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। अर्थ की दृष्टि से शब्द के दो भेद हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। चलिए 8 के बाद 9 में आइए, चूंकि 50 क्वेश्चन है, थोड़ा सा 50 क्वेश्चन है तो जल्दी जल्दी करना होगा। निम्न में कौन सार्थक शब्द नहीं है? देखिए साथियों, सार्थक शब्द कौन सा नहीं है? घर तो सार्थक है, घोड़ा तो सार्थक है, हरी तो सार्थक है ना, घर तो रहने वाला, घोड़ा तो एक जानवर है जो कि हम लोग गाड़ी उड़ी खींचता है, और हरी मैंने भगवान को पुकारते हैं। लेकिन चप, चप से क्या होता है? चप तो एगो चप खाते, आलू चप, आलू वो चीज नहीं है यहाँ पे, इसलिए ये सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है, अर्थात इसका अर्थ नहीं है। नहीं, सार्थक शब्द इधर 3 गो है लेकिन ये नहीं है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, लगा दीजिए। चलिए 9 के बाद आज चलते हैं 10 में साथियों। तो निम्न में कौन तत्सम शब्द नहीं है? देखिए तत्सम शब्द पहले क्या है इसको जान लीजिए। तत्सम, तत्सम शब्द होता क्या है साथियों? तत्सम शब्द जिस शब्द को संस्कृत से हूबहू प्रयोग किए जा रहे हैं, संस्कृत से लेने के बाद संस्कृत का ही रूपांतरित रूप हम लोग प्रयोग करते हैं, है ना संस्कृत से ही, ठीक संस्कृत का ही वर्ड हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे देख लीजिए अग्नि, अग्नि, ये रात्रि भी आपका संस्कृत शब्द है, अग्नि भी संस्कृत शब्द है, मध्य भी संस्कृत शब्द है, लेकिन हाथ आपका संस्कृत से रूपांतरित शब्द है, ये हिंदी शब्द है, ठीक है। तो इसका मतलब है तत्सम वे शब्द हुए जो बिल्कुल हूबहू हम क्या करते हैं, उसका जो संस्कृत के शब्द ठीक उसी रूप में, उसी रूप से हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उसे तत्सम शब्द कहा जाता है, अर्थात वो मूल शब्द है। जैसे रिक्त, रिक्त मतलब क्या होता है? खाली जगह। जिह्वा, जिह्वा मतलब जीव। रात्रि, रात्रि का क्या होगा? रात, है ना। तो ये आपका तत्सम नहीं हुआ, रात्रि तत्सम है, अग्नि तत्सम है, ठीक है, रिक्त तत्सम है, मध्य तत्सम है, लेकिन हाथ तत्सम नहीं है, इसलिए इसका मतलब है डी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है, डी लगा दीजिए। चलिए अब चलते हैं 11 नंबर में। कह रहा है कवर्ग व्यंजन नहीं है, क तो है, ख तो है, ग तो है, च नहीं है। च तो चवर्ग में आता है, इसलिए ऑप्शन डी लगा दीजिए, बहुत आसान है, इसमें क्या देर करना। फिर देखिए कह रहा है राम है, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो देखिए राम एक व्यक्ति को सूचित कर रहा है, इसका मतलब ये जातिवाचक संज्ञा जाति को सूचित कर रहा है, भाववाचक संज्ञा भाव को सूचित कर रहा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या कर रहा है? राम एक व्यक्ति को सूचित कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट। चलिए इस सवाल को देखिए जरा सा, निम्न में कौन रूढ़ शब्द नहीं है? कौन सा रूढ़ शब्द नहीं है साथियों? रूढ़ शब्द पहले कहते किसे हैं उसको ध्यान दीजिए। कहता है निम्न में कौन रूढ़ शब्द नहीं है? रूढ़ शब्द उसे कहते हैं, रूढ़ शब्द जिसको अलग अलग अगर कर दिया, जैसे कि जल है तो ज को अलग कीजिए, ल को अलग कीजिए, तो ना ज का कोई अर्थ है ना तो ल का कोई अर्थ है। घर, घर में से घ को अलग कीजिए, र को अलग कीजिए, घ का भी कोई अर्थ नहीं है, र का भी कोई अर्थ नहीं है। लेकिन घर बनता है तो क्या हो जाता है? रहने का जगह। जल से क्या बना? पीने योग्य, है ना। अर्थात ये जब समूह में है तो अर्थ निकल रहा है, लेकिन अगर अलग अलग किए तो अर्थ नहीं निकल रहा है। लेकिन जलाशय में देखिए जल जोड़ आशय,
जलाशय, मैंने जल जहां, आशय मतलब घर, जहां जल का जहां घर हो, जलाशय। इसका मतलब ये आपका, ये दोनों रूढ़ है, लेकिन ये आपका रूढ़ नहीं है, ये क्या है, यौगिक शब्द है, ये यौगिक शब्द है, इसलिए ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। कहाँ फंसे अब देखिए यहाँ का आ रहा है, ये 13 नंबर हम लोग लिए थे रूढ़ शब्द, हाँ ठीक है। अब कह रहा है ये 14 नंबर में कह रहा है, इसको जरा सा बड़ा कर लेते हैं। देखिए इसमें कह रहा है, निम्न में कौन यौगिक शब्द नहीं है। साथियों यौगिक शब्द किसे कहते हैं, जिसको अलग अलग भी कर दिया जाए तो उसका अर्थ निकलेगा। जैसे अभी तो हम देखे थे ना, जल जोड़ आशय, जल जोड़ आशय, इसका मतलब जल का घर, तो इसका भी अर्थ है जल मतलब पानी, और इसका भी आशय माने घर। विद्या जोड़ आलय है ना, विद्या जोड़ आलय, इसका मतलब विद्या माने ज्ञान और आलय माने घर। लेकिन जल में ज को अलग कीजिएगा, ल को अलग कीजिएगा, कोई अर्थ नहीं निकल रहा है ना। इसका मतलब है कि ये आपका जो है सो जल और जल जो है ये रूढ़ शब्द है, ये दोनों आपका यौगिक शब्द है, इसलिए ऑप्शन सी को लगा दीजिए। कहां से सट जाता है। चलिए अब अगला सवाल कर रहा है साथियों, यहां कह रहा है योग रूढ़, योग रूढ़ शब्द कौन सा नहीं है। अभी हम लोग क्या देख लिए, रूढ़, यौगिक, है ना। अब आ रहे हैं योग रूढ़, योग रूढ़। तो ये बनावट के आधार पर शब्द के 3 रूप हैं, बनावट, रचना, बनावट या व्युक्ति के आधार पर 3 रूप हैं। तो रूढ़ भी देख लिए, यौगिक भी देख लिए। अब उदाहरण आ गया योग रूढ़ शब्द कौन सा है। साथियों योग रूढ़ शब्द वे शब्द हैं जो अलग तो होंगे, अलग में कोई सामान्य अर्थ होगा, लेकिन उसका साथ जब होगा तो विशेष अर्थ होगा। जैसे देखिए लंबा उदर, है ना, तो लंबोदर बना, तो लंबा उदर ये तो असामान्य अर्थ हुआ, लेकिन इसको रियल में कहते हैं क्या, गणेश जी, रियल में इसको गणेश जी कहते हैं। 10 आनंद में देखिए 10 और आनंद मतलब भुजा, ठीक है, सर होता है माथा, तो ये रियल में तो 10 और हेड हुआ, लेकिन अगर ये विशेष अर्थ जाएंगे तो आपका हो जाएगा रावण, रावण होगा। उसी तरह पीताम्बर का भी, लेकिन यहां देखिए इसका हिम जोड़ आलय, हिमालय मतलब भी वही बर्फ का स्थान, ठीक है, यहां भी वही है हिम जोड़ आलय, बर्फ का घर। इसका मतलब डी ऑप्शन आपका यौगिक है, डी आपका यौगिक है, योग रूढ़ नहीं है, लेकिन ये तीनों योग रूढ़ है, इसलिए डी ऑप्शन लगेगा यहां पर। चलिए अगला है साथियों, यहां का आ रहा है गांव शब्द का तत्सम रूप है। गांव का तत्सम रूप, गांव तो नहीं होगा, ग्राम होगा, हाँ, जो कि संस्कृत जैसा वर्ड ही रहे वो ग्राम होगा। गमन भी नहीं होगा, गेम भी नहीं होगा, इसलिए बी ऑप्शन लगा दीजिए। चलिए अगले सवाल की ओर देखते हैं। मध्ययुगीन भारत का आर्थिक जीवन आधारित था। देखिए साथियों ये बहुत ही बड़ा सवाल है। मध्ययुगीन भारत का आर्थिक जीवन आधारित था कृषि पर, व्यापार पर, पशुपालन पर, कृषि पर आधारित था साथियों, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है साथियों, कह रहा है मुगल सत्ता का सर्वाधिक विस्तार 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्ष में किसके शासनकाल में देखा गया। देखिए बहुत ही बेजोड़ सवाल है ये। मुगल सत्ता का सर्वाधिक विस्तार 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में किसके शासन में देखा गया। एससीईआरटी से बिल्कुल अध्ययन करके लिया गया साथियों। बाबर नहीं, अकबर नहीं, औरंगजेब। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगले सवाल में कहा जा रहा है साथियों, यहां देखिए कहा जा रहा है शताब्दी के अंतिम वर्षों में किसके शासनकाल में देखा गया। क्वेश्चन थोड़ा छूट गया। देखिए
मुगल सत्ता का सर्वाधिक विस्तार शताब्दी के अंतिम वर्षों में किसके शासनकाल में? तो औरंगजेब। बी आपका बिल्कुल राइट है। चलिए अब चलते हैं साथियों, यहाँ देखते हैं अगला सवाल आपका है। देखिए यहाँ कहा जा रहा है बौद्ध विहारों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है? साथियों बौद्ध विहारों के कारण ही, क्योंकि बौद्ध भिक्षु है ना बिहार में ज्यादा इसीलिए आते थे, इसीलिए इसको बौद्ध विहारों को भी कहा गया, अर्थात बिहार को ही कहा गया। झारखंड नहीं, यूपी नहीं, बंगाल नहीं, बिल्कुल बहुत ही, इसीलिए इसका नाम बिहारों के नाम ही, बौद्ध विहार के नाम पर ही इसका नाम बिहार पड़ा और आज बिहार एक फेमस राज्य है। चलिए अगला सवाल देखिए साथियों, 50 क्वेश्चन है इसमें। कह रहा चरखे का प्रयोग किस शताब्दी में होने लगा? चरखे का प्रयोग, चरखा जो है साथियों इसका प्रयोग किस शताब्दी? 11वीं नहीं, 12वीं नहीं, 13वीं शताब्दी में होने लगा साथियों। इसीलिए सी ऑप्शन को लॉक कर दीजिए। चलिए 21 नंबर सवाल है, उस समय लेखन के क्षेत्र में हमारे देश के लोग किस पेड़ के पत्ते का अधिकतर प्रयोग करते थे? उस समय लेखन के क्षेत्र में, चूंकि कागज तो आप जान ही रहे हैं कि कागज सबसे पहले चीन में बना, और ये बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि हम लोग उस समय उसमें भी लेखन का प्रयोग होता था। किस पेड़ के पत्ते? आम का नहीं, पीपल का नहीं, ताड़ के पेड़ के पत्ते पर हम लोग लिखा करते थे, हमारे पूर्वज लिखते थे, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए 22 नंबर सवाल में साथियों, हाँ देखिए वो सवाल आ गया चीन वाला। कह रहा है सबसे पहले 100 ईस्वी के आसपास किस देश ने कागज बनाया? जापान नहीं, भारत नहीं, इंग्लैंड नहीं, चीन ने बनाया साथियों। चीन ने कागज बनाया वो 100 ईस्वी के इर्द गिर्द में बनाया, सबसे पहले चीन ने बनाया। चलिए सी को आप लॉक कर दीजिए, सी को लॉक कर दीजिए। देखिए अब अगला सवाल है साथियों, अब ये सवाल आपके पास आ गया, ये सवाल आ गया आपके पास साथियों। कागज तो चीन में 100 ईस्वी के लगभग में बन ही गया था, लेकिन हमारे देश में कागज का प्रयोग किस शताब्दी में होना शुरू हुआ? 11वीं नहीं, 12वीं नहीं, 13वीं शताब्दी से शुरू हुआ साथियों। हमारे देश में कागज का प्रयोग 13वीं शताब्दी से शुरू हुआ। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। देखिए 24 नंबर सवाल कहा जा रहा है प्रौद्योगिकी का क्या अर्थ है? साथियों आप जानते हैं कि उस समय हम लोग जब खाना बदोश जिंदगी जीते थे, एक जंगल में रहना, इधर उधर भटकते रहना, भोजन नहीं मिलता था, बहुत ही मुश्किल स्थिति में थे। लेकिन जब सभ्य रूप में जब प्रकट हुए और गांव शहर के रूप में बदलना शुरू हो गया, तो कृषि के क्षेत्र में कुछ नए नए कल पुर्जों होगा, यहाँ पे पुरुषों लिख दिए, कल पुर्जों का प्रयोग होने लगा। कल कारखानों में नई मशीन का प्रयोग होने लगा। इसी प्रयोग करने के सिस्टम को, इसी को प्रौद्योगिकी कहते हैं। क्योंकि नई नई खोज हुई, नई नई मशीन बने, और नए मशीन बने तो कल कारखाने और कृषि क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। इसीलिए इस प्रयोग करने के तरीके को, या जो प्रयोग हो रहे थे ये कल पुर्जे, उसे ही प्रौद्योगिकी के नाम से जाना जाता है। अर्थात ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है, दोनों। चलिए साथियों 25 नंबर सवाल, 50% इस प्रैक्टिस सेट का हम लोग खत्म कर रहे हैं। 14वीं शताब्दी में दिल्ली किस नाम से जाना जाता था? साथियों दौलताबाद नहीं, ये बिना तो पूरा लिखाया ही नहीं, फिरोजाबाद के नाम से दिल्ली जाना था साथियों। फिरोज शाह ने इसका नाम फिरोजाबाद रखा था, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं साथियों, यहाँ कहा जा रहा है विज्ञान से कुछ सवाल ले लिया। अभी तो सोशल साइंस से था, अब विज्ञान से, इतिहास से भी था। विज्ञान से पोषक तत्व के वर्ग में शामिल नहीं है, कौन सा शामिल नहीं है साथियों? कार्बोहाइड्रेट तो है, प्रोटीन तो है, वसा भी तो है, विटामिन भी है, खनिज लवण भी है ना। अर्थात ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है साथियों। अर्थात कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण सभी
अर्थात डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। 26 नंबर हो गया, अब 27 नंबर में चलते हैं। इस सवाल में देखिए कहा जा रहा है कार्बोहाइड्रेट में पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट में क्या पाया जाता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या क्या है साथियों, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट ही सारा है, दारू जो पीते हैं वो कार्बोहाइड्रेट C2H5OH। लेकिन जानते हैं CH3OH अगर कोई पिएगा तो मर जाएगा। ये भी देखिए OH लगा हुआ है, ये भी दारू ही है, ये भी दारू है, लेकिन ये मिथाइल अल्कोहल है। ये क्या है, मिथाइल अल्कोहल, अल्कोहल ये भी है। और ये क्या है, इथाइल अल्कोहल, ETHYL, इथाइल ALCHOL, अल्कोहल। इसका मतलब यही शुद्ध है, यही पीना, जानलेवा दारू यही होता है। तो कभी कभी हम लोग गांव के लोग ये भी पी जाते हैं और मर भी जाते हैं। इसलिए इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। देखिए ऑक्सीजन भी है, अर्थात तीनों रहेगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 27 के बाद साथियों बढ़ते हैं 28 की ओर। देखिए 28 की ओर साथियों कह रहा है कार्बोहाइड्रेट के सामान्य प्रकार हैं। साथियों कार्बोहाइड्रेट के सामान्य प्रकार अर्थात जिसमें कार्बन हो, तो शर्करा मतलब चीनी, इसमें कार्बन है। स्टार्च मंड अर्थात ये फल में होता है, जो फल हो गया, आलू हो गया, है ना, चना हो गया, गेहूं हो गया, सब में रहेगा ये। और सेलुलोज, ये भी तीनों, तीनों इसी का रूप है, कार्बोहाइड्रेट का तीनों रूप है, अर्थात ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए 28 के बाद साथियों 29 नंबर की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग। 29 नंबर की ओर कहता है स्टार्च किस में पाया जाता है। आलू में हाँ है, शकरकंद में हाँ है, चावल में हाँ है, गेहूं में हाँ है, मकई में, सब में है। आलू को काट लीजिए, स्टार्च है कि नहीं पता चल जाएगा। काट के 2 पार्ट कर दीजिए, मान लीजिए ये आलू का एक पार्ट हुआ और ये आलू का एक पार्ट हुआ, और अलग करके रख दीजिए। इस पर देखिए काला जैसा धब्बा लग जाएगा, वो क्या निशानी है, वो स्टार्च का ही निशानी है। ठीक है, कोई सेब को भी काट दीजिए, सेब को काट के भी अलग कर दीजिए, उसमें काला काला धब्बा लग जाएगा। इसका मतलब है कि कुछ न कुछ स्टार्च जो है वो ये इस पर जो स्टार्च जो है वो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके अपना रंग बदल देता है। इसीलिए हम कहते हैं कि सब में स्टार्च है। आखिर स्टार्च क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट का रूप है, और क्या है। चलिए अब 30 नंबर की ओर बढ़ते हैं साथियों। 30 नंबर की ओर बढ़ते हैं। कह रहे जंतु कार्बोहाइड्रेट के लिए मुख्य रूप से किस पर निर्भर करते हैं। साथियों हम लोग जो है वो कार्बोहाइड्रेट के लिए क्या करते हैं, आलू का सब्जी खा लिए, है ना, चावल खा लिए, चीनी पी लिए। लेकिन जंतु क्या करेगा, जंतु जो कार्बोहाइड्रेट के लिए जंतु किस पर निर्भर करेगा, जंतु साथियों स्टार्च पर निर्भर करता है। आप कहिएगा कैसे, तो चूंकि आप जानते हैं जंतु जब भी खाएगा तो कुछ न कुछ तो पत्ते ही खाएंगे, है ना, चाहे जो भी खाए, वो पुआल खाए, भूसा खाए, चाहे हरे हरे घास खाए, पत्ते खाए, सब में तो स्टार्च उपलब्ध है। इसीलिए जब भी निर्भर करेगा तो स्टार्च पर। अब इसको कोई चीनी तो देगा नहीं, चीनी बार बार हम कितना देते रहेंगे। शर्करा अगर यदि आप चीनी को आपको देने के लिए गाय या बैल को, कभी कभी हाँ दूध देने वाली गाय को हम लोग गुड़ भी खिलाते हैं, लेकिन जनरली ये जो है सो किसी भी हरे पेड़ पौधे जो भी उसको मिलता है, पत्ते उत्ते, उसमें स्टार्च पाया जाता है, जो भी है उसमें उसी पर निर्भर ही करते हैं। इसीलिए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 30 के बाद हम लोग चलते हैं साथियों 31 नंबर सवाल पे। बहुत ही लाजवाब सवाल है साथियों। देखिए कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या करता है। कार्बोहाइड्रेट का काम है शरीर की मरम्मती करना, शरीर को चिकना रखना, शरीर को ऊर्जा देना। साथियों शरीर को ऊर्जा देना इसका काम है। शरीर की मरम्मती करना या शरीर को बढ़ाना है प्रोटीन का काम। यही कारण है साथियों, ध्यान दिए होंगे आप कि कोई खिलाड़ी जो इंटरवल होता है, इंटरवल के समय में क्या पिलाया जाता है, उसको ड्रिंक्स दिया जाता है, और ड्रिंक्स में क्या है, वही कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट तुरंत ऊतक को, टिश्यू को तुरंत ऊर्जा देता है और शरीर में फिर ताजगी आ जाता है। देखते हैं 50 ओवर खेलने के बाद फिर खिलाड़ी 50 ओवर खेलने के बाद फिर खिलाड़ी तुरंत फील्डिंग में चला जाता है। क्यों, क्योंकि वो 10 मिनट के लिए ही रेस्ट उसको मिलता है, 20 मिनट, उसी में वो तरोताजा हो जाते हैं, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट का कोई ना कोई ड्रिंक्स उसको मिल जाता है।
इसीलिए ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, कार्बोहाइड्रेट हमें शरीर को ऊर्जा देता है। चलिए अब हम चलते हैं साथियों कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारे शरीर में, तो कार्बोहाइड्रेट जब तक नहीं रहेगा हमें ऊर्जा मिलेगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन पेड़ पौधे में किस रूप में है? पेड़ पौधे में स्टार्च के रूप में है, देख रहे हैं स्टार्च, उसी को मंड बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जानवरों के शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में है। इसलिए यहाँ कह रहा है कार्बोहाइड्रेट जंतुओं के शरीर में किस रूप में रहता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में रहता है, अर्थात ये आपका बिल्कुल सही। ये स्टार्च जो है ये पेड़ पौधों में पाया जाता है। तो चलिए कार्बोहाइड्रेट का ही सब रूप है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। 32 के बाद हमारा है 33। देखिए रोगी या खिलाड़ियों को, हाँ वही चीज हो गया, ग्लूकोज पिलाया जाता है क्योंकि इसमें शर्करा होता है, यह अवशोषित होकर ऊतक तक पहुंच जाता है, ग्लूकोज तुरंत ऊर्जा देता है। तीनों बता है इसमें। क्योंकि ग्लूकोज में क्या है? शर्करा है, अर्थात चीनी है। एक तरह से कहिए ना, चीनी है ना, अर्थात चीनी मतलब C6H12O11 ये है, अर्थात कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। और ये तुरंत टूट करके ऊतक में पहुंचेगा। ऊतक में जब पहुंचेगा खिलाड़ी का हाथ पैर सब कुछ एकदम खन खन उड़ने लगेगा। इसीलिए देखते हैं 50 ओवर खेला और थोड़ा सा आराम किया और ड्रिंक्स लिया, उसके बाद फिर तुरंत खिलाड़ी फील्ड में पहुंच गया और तुरंत इतना तरोताजा के साथ खेलना शुरू कर देते हैं कि लगेगा कि बाप रे बाप, हम लोग तो थक जाते हैं, लेकिन नहीं, वहां कमाल है ड्रिंक्स का। ड्रिंक्स में क्या मिलाया जाता है? वो ग्लूकोज है। ग्लूकोज शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। चलिए इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। अब चलते हैं साथियों 30 और 33 दो हो गया था क्या? 33 और 33 दो सवाल हो गया। चलिए इसका मतलब 51 होगा। तो चलिए इसमें कहा जा रहा है साथियों शरीर में ऊर्जा के लिए जरूरी है, शरीर में ऊर्जा के लिए प्रोटीन जरूरी है ना? प्रोटीन क्या है? प्रोटीन तो मरम्मत करता है, शरीर को बढ़ाता है। कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल, विटामिन नहीं, ये तो खैर। तो इसीलिए शरीर में ऊर्जा हमको लेना है तो कार्बोहाइड्रेट जरूरत है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने हुए पदार्थ हमें चाहिए। चलिए इसीलिए ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब आगे बढ़ते हैं साथियों। 33 के बाद आ गए हम लोग 34 में। 34 में आए साथियों, यहाँ देखिए प्रोटीन में पाया जाता है। प्रोटीन में पाया जाता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, थोड़ा सा लगता है छुटा हुआ है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऑल, अर्थात देखिए सब कुछ पाया जाता है इसमें। प्रोटीन में सब कुछ पाया जाता है, लेकिन साथियों ध्यान रखिएगा कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। ये तो कार्बोहाइड्रेट में भी है, कार्बोहाइड्रेट में भी है, लेकिन समझना यहाँ जरूरी है कि नाइट्रोजन की मात्रा प्रोटीन में ज्यादा होती है, अर्थात सब कुछ पाया जाता है। ई ले लीजिए, ऑप्शन ई बिल्कुल आपका राइट है। चलिए 34 के बाद 35। किस भोज्य पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? देखिए प्रोटीन आप पाने का जगह पहले देख लीजिए। आपको प्रोटीन सुबह चना है ना, सुबह अगर चना और गुड़ खा रहे हैं शरीर बुलंद रहेगा, इसलिए चना में प्रोटीन है, मटर में है ना, दालें में है, आलू में तो कार्बोहाइड्रेट पूरा है। इसीलिए आप एक चीज देखिएगा कि अगर किसी को ब्लड शुगर है तो चना मना नहीं करेंगे, मटर भी नहीं है ना, और दालें भी नहीं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट वाला आलू तो बिल्कुल मना ही है। आलू, चीनी, चावल उनके लिए बिल्कुल मना है। क्यों? क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट है तो वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट, कार्बन मतलब शुगर है वो, तो शुगर अगर है, चीनी है, तो फिर तो ब्लड में और चीनी बढ़ेगा, इसलिए आलू को मना किया जाता है। अर्थात प्रोटीन किस में नहीं है? तो आलू में प्रोटीन नहीं है। डी ऑप्शन को लॉक कर दीजिए। देखिए 35 के बाद साथियों आ गए हम लोग 36 पे। आप कुछ सवाल देखिए फिजिक्स से भी। एक पार्सेक के बराबर होता है, एक पार्सेक, चूंकि जानते हैं साथियों, पहले देख लीजिए प्रकाश वर्ष, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा कितनी दूरी तय कर जाती है? तो सबसे पहले आप जान लीजिए 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर। ये जानते हैं सूर्य और पृथ्वी के बीच में कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर दूरी है, और जो कितना देर में तय होता है? 8 मिनट 20 सेकंड में।
समझ सकते हैं। तो 3 लाख किलोमीटर दूरी 1 सेकंड में तय करती है। तो 1 मिनट में गुना कीजिए, गुने 60 कीजिएगा, फिर 1 घंटा में कीजिए, गुने 60 कीजिएगा, फिर 24 घंटा में कीजिए तो गुने 24 कीजिएगा, तो 1 दिन हुआ। उसी तरह गुने 30 कर दीजिए तो 1 महीना हुआ, फिर 365 कर दीजिए, नहीं 12 महीना कीजिए, 12 महीना, तो ये हो गया 1 साल। तो 1 साल में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब यहाँ पूछ रहा है कि 1 पार्सेक बराबर कितना होता है, तो 1 पार्सेक बराबर साथियों 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। सबसे बड़ी लंबी ये दूरी है, सबसे बड़ी इकाई है किसी भी चीज को मापने के लिए, अर्थात ये दूरी मापने का चीज है। तो क्या है, एक 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर 1 पार्सेक होता है, इसलिए ऑप्शन बी को लॉक कर दीजिए। थोड़ा सा साफ से लिख लीजिए आप लोग, हम हड़बड़ में थोड़ा सा लिख देते हैं फास्ट में। बल की सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या है साथियों, बल का जो है, बल का एसआई मात्रक है ना, बल का एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन, NEW होगा न्यूटन। लेकिन न्यूटन से आपका बात ठीक है, लेकिन सीजीएस सिस्टम में जब आएंगे तो आप डाइन होता है, क्या होता है, डाइन बल का। इसलिए 1 न्यूटन बराबर 10⁵ dy डाइन, इसको याद कर लीजिए, पूछता है बार बार पूछता है, 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन, इसलिए बी आपका बिल्कुल राइट है। 37 के बाद साथियों 38 में बहुत बढ़िया सवाल है ये, देखिए वही चीज है जो हम बोले, 1 न्यूटन बराबर होता है, क्या होता है, 10 डाइन नहीं, 10⁵ डाइन नहीं, 10⁵ डाइन, इसलिए सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल साथियों, 48 का 5/16 क्या होगा। देखिए 48 का 5/16, तो 48 और का मैंने गुना 5/16, 16 ही 48, 5 दिया कते होगा 15, बिल्कुल 15 होगा, ऑप्शन बी आप लगा दीजिए। चलिए बहुत आसान सवाल है, इस तरह का सवाल भी देगा लेकिन टफ भी देगा, ये हो जान लीजिए, टफ भी देगा। देखिए इस सवाल को हल करना है, कह रहा है 3.3/4 प्लस 4.3/4 को आप हल कीजिए। पहले इसको कीजिए, हम बताए थे साथियों ये मिश्र भिन्न है, हम भिन्न अभी तक बता दिए, तो मिश्र भिन्न, ये गुना होगा ये जोड़ होगा, तो ये 4 तो यहीं 12 और 3, 4 गुने 3 प्लस 3, अब बटे में 4 तो रहेगा ही, अब प्लस, देखिए 4 गुना 4, ये गुना होगा, ऐसे ऐसे गुना हो रहा है, ये जोड़ हो रहा है, तो 4 गुना 4, 4 गुने 4 प्लस 3 बटे 4, अर्थात कितना हो गया, 4 तो यहीं 12 और 3 15/4 और प्लस यहाँ देखिए 4 चौक 16 और 3 19/4, तो 15 दूना 30 और 4 34/4 हो गया, कटा दीजिए इसको, तो कितना हो जाएगा 17/2, अर्थात कौन हो जाएगा, देखिए बी ऑप्शन होगा आपका, बिल्कुल करेक्ट है, बी को लगा दीजिए। चलिए साथियों देखिए कितना बढ़िया सवाल है, एक सवाल देखिए ये कह रहा है, एक सवाल, इस सवाल को बहुत जरूरी देखना है। कहते हैं 2 संख्याओं का लॉस हो, तो जानते हैं साथियों लॉस गुना मोस बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। तो लॉस देल है कितना 495 गुना मोस भी 5 है बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो एक संख्या का रहा 45, मान लीजिए एक संख्या x है, दूसरा कितना कर दिया 45, बस, तो 5 9 में कटा दीजिए इसको, 5 9 45 और 9 से कटाइए, 9 5 45, इसमें फिर 45 हो गया, 4 बच गया, 4 पर 5 45, फिर 5 45, अर्थात 55 आ गया आंसर, कितना आ गया 55, बिल्कुल सी आपका बिल्कुल सही है साथियों। चलिए कोई डाउट हो जरूर आप इसमें जो है सो हमको पूछिएगा, कमेंट करके जरूर पूछिएगा, कोई डाउट होता है तो अगला वीडियो में फिर हम उसको क्लियर कर देंगे। चलिए निम्न में कौन 2 से विभाज्य नहीं है, आज जो टेलीग्राम में टेस्ट हो रहा था उसमें भी क्वेश्चन 2 गलत चला गया, आप लोग बोले भी थे, चलिए एक जगह निगेटिव लिखना था वो भी नहीं हो पाया, दूसरी में भी थोड़ा गलत था, इसलिए क्षमा चाहते हैं, थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन अब क्वेश्चन न्यू आपको बिल्कुल मिलेगी। निम्न में कौन 2 से विभाज्य नहीं है, कौन सा साथियों 2 से विभाज्य का, देखिए हाँ 2 से विभाज्यता आप हो जाते हैं, 2 से विभाज्य वही होगा जिसके इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 रहे, अर्थात देखिए 202 200, तो यहाँ देखो इकाई पर क्या है 0 है, ये भी 2 से भाग लग रहा है, 202 है, ये भी 2 से भाग लग रहा है, 5 2
4 4, ये भी देखिए 4 है तो ये से 2 से भाग लग रहा है, उन्हें भाग पूरी तरह लग, सिर्फ देखिए और बोल दीजिए 6 8 4 8, ये भी 2 से भाग लग रहा है ना। इसका मतलब 5 2 6 6, ये भी 2 से भाग लग रहा है। इसका मतलब जिसके इकाई स्थान पर 2 हो, 0 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो 2 से भाग लगेगा। तो देखिए 8 है 2 से भाग लगेगा, 2 है 2 से भाग लगेगा, 4 है 2 से भाग लगेगा, लेकिन 5 है ये नहीं लगेगा, इसलिए डी हो जाएगा। डी ऑप्शन होगा साथियों। चलिए 42 के बाद साथियों आप चलाइए 43 पर। देखिए बहुत ही बढ़िया सवाल है साथियों। निम्न में कौन 3 से विभाज्य नहीं है? निम्न में कौन 3 से विभाज्य नहीं है? देखिए क्या कह रहा है, 3 से विभाज्यता को जानना बहुत जरूरी है साथियों। 3 से विभाज्यता, 3 से विभाज्यता का है, विभाज्यता का नियम है कि अंकों का योग 3 के गुणज में होगा, 3 के गुणज में होगा। जिसे देख लीजिए अंकों को जोड़िए, अगर 3 पहाड़ा में आ जाता है जान लीजिए हो जाएगा। कितना होगा 2 और 5, 2 + 5 + 8, तो 5 2 7 8 15, ये तो 3 के पहाड़ा में है, 3 5 15, 6 5 11 और 4 11 4 11 4 15 3 18, ये भी तो 3 के पहाड़ा में, 3 6 18, 9 5 14, 9 5 14 और 7, 14 7 कितना हो गया 14 26 और 1 21 21, ये भी 3 के पहाड़ा में, लेकिन 8 9 17 ये नहीं है। ये देखिए क्या ये नहीं है। इसका मतलब है कि आपका डी ऑप्शन बिल्कुल होगा। कौन विभाज्य नहीं है? इधर सब 3 से विभाज्य है, लेकिन डी नहीं है, इसलिए डी को लॉक कर दीजिए। चलिए बहुत ही बेहतर सवाल है साथियों। ये सवाल देखिए फिर पूछा जा रहा है, कह रहा है निम्न में कौन 5 से विभाज्य है? साथियों 5 से विभाज्यता के बारे में जानिए। 5 से विभाज्य वाला बात क्या होगी कि यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0 हो या 5 हो, बस इतना याद रखिए। जैसे 250 विभाज्य है, 2505 विभाज्य है, 5500 विभाज्य है ना, सिर्फ 0 और 5, तो देखिए 0 है विभाज्य है, 5 है तो विभाज्य है, 5 है तो विभाज्य है, लेकिन 4 है तो नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन विभाज्य? 5 से विभाज्य है, विभाज्य तो सब है, नहीं इसमें लगा रहना चाहिए, नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल हो जाएगा। सी ऑप्शन होगा कि 6 5 4 4 5 से विभाज्य नहीं है, इसीलिए ये आपका बिल्कुल सी। देखिए आंसर भी सी दिया, 1 नहीं छूट गया। चलिए अब अगला सवाल है साथियों, मात्र 5 सवाल बचा रहे। निम्न में कौन है 11 से विभाज्य? निम्न में कौन 11 से विभाज्य? साथियों 11 से विभाज्य का बात करी, 11 से विभाज्यता की है, विभाज्यता की क्या बात है कि देखिए मान लीजिए 1 2 3 4 5, इसमें चलिए यहाँ से इकाई तो और में चलिए 1 है ना, 1 2 3 4 5 और में चलिए 1 3 और फिर 5, ये तीनों को जोड़ देना है, माने सम संख्या के स्थान और विषम संख्या के स्थान। तो ये हो गया आपका 1 3 5, ये हो गया 2 और 2 4, अर्थात सम संख्या और विषम संख्या के स्थान को जोड़ करके अंकों को जोड़ कर घटा देंगे तो या तो 11 होगा या तो 0 होगा। जानिए 11 0 आ रहा है, विभाज्य है, यहाँ जोड़िए देखिए 4 3 7 5 2 7, तो 7 में 7 कते होगा 0, अर्थात 11 भाग लगेगा चूंकि 0 आ गया। फिर देखिए 1 1 2 और 9 4 13, तो 13 में से 2 घटाइए कितना आ गया 11, अर्थात ये भी 11 से भाग लगेगा। यहाँ देखिए 4 6 7 4 11, 6 5 11, 11 में 11 चला गया अर्थात 0, अर्थात ये भी भाग तीनों में भाग लगेगा, अर्थात ऑप्शन डी बिल्कुल आपका करेक्ट है। चलिए 45 के बाद साथियों हम 46 में चलते हैं। हम लोग 46 में देखिए ये सब सवाल थोड़ा सा बनाने लायक है। किसी बगीचे के 2/5 भाग में आम, 4/5 भाग में लीची तथा शेष भाग में अमरूद के पेड़ लगे हैं। यदि अमरूद के पेड़ 5 एकड़ में लगे हैं तो बगीचे कितने एकड़ का है? देखिए किसी बगीचे के 2/5 भाग में, तो मान लीजिए कि 2/5 भाग का रहा है, 2/5 भाग में क्या लगल है? आम है। पूरा भाग 1 मांगिए तो घटा दीजिए, 1 पूरा भाग है उसमें 2/5 घट जाएगा, कितना आ जाएगा? शॉर्ट में बना रहे हैं हम, शॉर्ट, एक्स उस कुछ नहीं मानना है। तो देखिए /1 है तो 5 लगेगा, तो कितना हो जाएगा? यहाँ 5 होगा एलसीएम, तो 5 - 2 अर्थात कितना हो गया? 3/5। इतना भाग शेष बच गया, इसमें आम लगल है, ठीक है, इतना आम था, इतना शेष बचा। फिर कह रहा है 4/5 भाग में लीची और शेष भाग में अमरूद, तो 4/5 इसमें घटा दीजिए, 4/5 घटाइए, कितना बचल है? 4/15, 15 5 करें 15, तो इसको भी 3 से गुना कर दीजिए, चूंकि 15 लाना है, तो कितना हो गया?
9/15 और -4/15, अर्थात हो गया 9 - 4/15, अर्थात कितना आ गया 5/15, कटाइएगा कितना आ गया 3, 1/3 आ गया। तो 1/3 बराबर है 5 एकड़। और कितना कर रहा है शेष भाग में, तो शेष ये नहीं बचा, 4/15 जब हम घटा दिए शेष बचा उतने, तो 1/3 भाग में 5 एकड़ है, तो 1/3 बराबर 5 एकड़। देखिए साथियों गुना हो जाएगा ना, इसलिए 1 बराबर कितना होगा, 1 भाग पूरा कितना हो जाएगा 3×5 = 15 एकड़। तो 15 एकड़ जमीन उसके पास टोटल है, 13 एकड़ नहीं भाई, 14 एकड़ नहीं भाई, 15 एकड़। इसीलिए सी आपका बिल्कुल राइट है। देखिए बहुत आसान तरीके से बनाइए एकदम शॉर्ट मेथड में। फिर देखिए इसको भी वही कह रहा है, एक व्यक्ति ने अपनी जमीन का 1/2 भाग पुत्रों को, 1/5 भाग अपनी पुत्री को देकर शेष 12,000 में बेच दिया। देखिए कुल मानिए 1, कुल हिस्सा 1 हुआ, तो 1 - 1/2 इतना बेटा को दे दिया, तो बचा कितना, फिर एलसीएम लीजिए, तो 2 - 1, एलसीएम का नियम है 1 दूना 2 तो 2 होगा, अर्थात 1/2 इतना भाग उसका बचा। आप कहता है 1/5 भाग बेटी को, 1/5 भाग कर दिए, यहाँ बेटी को घटा दीजिए। तो यहाँ चूंकि एलसीएम दोनों का 10 होगा, तो इसको भी 2 से गुना कीजिए, इसको भी 5 से गुना कीजिए, तो कितना हो जाएगा, यहाँ भी 5 से देना होगा, यहाँ भी 2 से देना होगा, अर्थात कितना हो जाएगा 5/10 - 2/10, अर्थात कितना आ गया, घटाइएगा तो 5 - 2/10, अर्थात 3/10 आ गया। 3/10 बराबर 12,000 में ही बेचा। देखिए 3/10 जो शेष बचा वो 12,000 में बेच दिए, तो ये गुना हो जाएगा, अर्थात कितना हो जाएगा, 3 से कटा 3 चौके, ठीक है, और 1 शून्य यहाँ आ जाएगा, कितना हो गया 40,000, कितना हो गया 40,000। इसका मतलब 1% बराबर 40,000 रुपया हो गया। इसका मतलब आपका ये सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 50,000 नहीं, 4 लाख नहीं, 20,000 नहीं, 40,000 रुपया में वो पूरा जमीन का दाम 40,000 रुपया था। चलिए साथियों 47 हो गया। 3 क्वेश्चन और साथियों लेना है हमको, 3 क्वेश्चन और लेना है। देखिए इस सवाल में कह रहा है, देखिए कह रहा है 2/3 kg का मूल्य, चांदी का मूल्य बराबर 120 रुपया, तो 2/2 kg का कितना होगा। सबसे पहले यहाँ 1 kg लाइए, तो 3 जो भागा में हो जाएगा गुना में, ठीक है, गुने 3 हो जाएगा, और जो गुना में हो जाएगा भागा में, अर्थात कितना हो जाएगा 120 × 3/2, तो 2 से गुना कर दिए 60 हो जाएगा, ठीक है 60 हो जाएगा 3, हाँ तो और 2 से कटा दिए 60, 180 हो गया, 180 हो गया। अब आधा कह रहा है, 180 का आधा, जरा सा इसको देखिए सवाल कहीं गड़बड़ तो ना आ गया। साथियों देखिए चलिए कह रहा है 2, हाँ ब्रश को जरा ले लेते हैं, ब्रश को जरा सा ले लेते हैं। कह रहा है 2/3 kg चांदी का मूल्य कितना है 120 रुपये। अब 2 से कटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 60, ऊपर ऊपर तो कट नहीं जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 kg का कितना निकल गया 180 रुपया। तो कह रहा है हाफ kg का निकालिए, इसीलिए हाफ kg का 2 से भाग दीजिए, यहाँ भी 180 भी 2 से भाग दीजिए, कितना निकलेगा 90 रुपया। साल डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है आपका। चलिए ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं साथियों 49 की ओर बढ़ते हैं साथियों। बहुत ही लाजवाब सवाल है, देखिए ये भी, इसमें भी वही कह रहा है, इसमें कह रहा है 2 संख्याओं का योग 19 है, पहली संख्या के 1/3 भाग का मान 5 है। पहली संख्या मान लीजिए x है, पहली संख्या के 1/3, तो 1/3 कर दीजिए, का मान कितना है 5 है, इसीलिए x बराबर कितना हो गया, एक पहली संख्या जो x माने हैं, दूसरी संख्या तो अलग होगा, मान लीजिए दूसरी संख्या y है, तो दोनों मिला के कितना 19 कह रहा है। चलिए अब पहली संख्या हम x ले लिए, तो x कितना, x गुना जो कह रहा है वही x के 1/3, तो 1/3 कर दिए, बराबर 5 है तो 5 कर दिए, इसलिए x बराबर कितना निकला 5 या 15। तो देखिए साथियों 15 + y बराबर कितना हो गया 19, इसलिए y बराबर यहाँ आइए, y बराबर कितना हो जाएगा 19 - 15 घट जाएगा, अर्थात कितना हो जाएगा 4। कह रहा है दूसरी संख्या के 1/2, तो 4 का 1/2 कितना निकलेगा कट के 2, अर्थात ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है, सी आपका बिल्कुल करेक्ट है साथियों। चलिए लास्ट सवाल साथियों, लास्ट सवाल ले लेते हैं। देखिए हाँ 49 के बाद हम लोगों को लेना है अब 50। देखिए यही सवाल के लिए वेट कर रहे थे, यही सवाल के लिए वेट कर रहे थे, अब लास्ट सवाल आ गया। ये यह साथियों कह रहा है, इस सवाल को देख लीजिए,
कर एक गांव की जनसंख्या का 2/3 भाग अशिक्षित है, ठीक है, 2/3 भाग अशिक्षित है। यदि शिक्षितों की संख्या 510 है तो गांव की आबादी कितनी है? चलिए, एक गांव की जनसंख्या का 2/3 भाग अशिक्षित है, x मानिए, इसका 2/3 भाग कितना है? अशिक्षित है, ठीक है। तो शिक्षितों की संख्या 510 है। अब यहाँ गौर करना हो, ये अशिक्षित हो गया इतना, तो कितना हो गया? 2x/3। अब चूंकि x पूरा था तो घटा दीजिए, x में घटाइएगा 2x/3 कितना निकलेगा? 3x, यहाँ 1 है ना तो इसलिए 3x हो जाएगा, 3x - 2x/3 अर्थात x/3। x/3 निकल गया मेरा शिक्षित, तो x/3 बराबर देल है 510। कितना है? 510। तो देखिए यहाँ कितना आ गया? 510। अर्थात ये ऑप्शन आपका, यहाँ ऑप्शन देखिए देना पड़ेगा, ऑप्शन गलत पड़ गया है साथियों। कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या का 2/3 भाग अशिक्षित है। तो मान लीजिए गांव की जनसंख्या कुल है x, उसका 2/3 अशिक्षित हो गया। ये क्या हो गया? अशिक्षित। देखिए, तो शिक्षित क्या होगा? शिक्षित होगा कि कुल में से अशिक्षित घटा देंगे, अर्थात x - 2x/3, ये 2x, इसको घटा दीजिए तो कितना होगा? /1 है तो कितना हो जाएगा? 3x - 2x/3, अर्थात आ गया x/3 और इतना बराबर है 510। इतना शिक्षित कितना है? 510, इसलिए x बराबर कुल। तो कह रहा है तो गांव की कुल आबादी कितनी है? तो कितना हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 510 × 3 अर्थात 1530। चलिए 1530, डी ऑप्शन लगा दीजिए। चलिए साथियों, अगर हमारे चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल पर जुड़िए और प्रतिदिन टेस्ट में शामिल होइए। हमारा नंबर है 91 35 85 82 24। यहाँ पे 2 ग्रुप बनाए हैं, एक जनरल ग्रुप है, एक पेड ग्रुप भी है। आप अगर जुड़ना चाहते हैं हमसे इस पर कॉल कीजिए या व्हाट्सएप पर लिख करके हाई कीजिए। डेली एकदम TRE1 और TRE2 के आधार पर बिल्कुल ये टेस्ट हो रही है। यही बिल्कुल सेम इंग्लिश भी रहेगा, हिंदी भी रहेगा, साइंस रहेगा, सोशल साइंस रहेगा और मैथ भी रहेगा। जानदार लाजवाब टेस्ट में शामिल होइए और हमारे विराट ज्ञान पर पहली बार तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट भी जरूर लिखिएगा। इन सब सवालों को बना लीजिए पहले, उसके बाद आप मेरे वीडियो को पॉज कर करके अपने से बनाइए सॉल्व करके, उसके बाद देखिए और कितना आप सही कर पाते हैं वो भी लिखिए। कुछ अगर गलती है, कुछ वीडियो में कुछ कमियां रह गई तो जरूर आप बताइएगा। चलिए नए वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं साथियों। जय हिंद साथियों, जय भारत।